लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे परमेबिलिटी डिपेंड करता है। इसी तरह सीपेज वेलोसिटी क्या होती है, फिर हम कैसे निकालते हैं सीपेज वेलोसिटी। इसी तरह फिर मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फील्ड टेस्ट्स, और फील्ड टेस्ट में पहला टेस्ट आता है पंपिंग आउट टेस्ट। तो देखा गया है जो लैब मेथड्स है जिनसे हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालते हैं सॉइल का, तो देखा गया है ये एग्जैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें नहीं देते हैं सॉइल का। क्यों? क्योंकि जब हम सॉइल सैंपल फील्ड से एक्सट्रैक्ट करते हैं लैब में, तो फील्ड में इसका एक स्ट्रक्चर होता है, और जब हम उसमें लैब में ले आते हैं ये डिस्टर्ब होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, जिस वजह से फील्ड में इसका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलग होता है और लैब में जो हमें रिजल्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, वो फील्ड वाला कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं होता है। इस वजह से फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स हम क्या करते हैं, हम फील्ड में ही कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालते हैं बाय पंपिंग आउट टेस्ट्स या पंपिंग इन टेस्ट्स। तो पंपिंग आउट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक वेल डिग करते हैं और उसमें से पानी निकालते हैं बाहर। और पंपिंग इन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक होल्डर डग करते हैं, वेल डिग करते हैं और उसमें पानी पुश इन करते हैं सॉइल में। ठीक है, ये दोनों चीजें आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, जो लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए बेहतर रहता है कि हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालें बाय पंपिंग आउट टेस्ट। ठीक है, ये पंपिंग आउट टेस्ट बहुत वैल्यूएबल है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए या उन सॉइल्स के लिए जिनमें हम अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम फील्ड में से सॉइल सैंपल ले आते हैं तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब तो होता ही होता है। ठीक है, तो बहुत कम होता है, मतलब अगर हम हाईली अच्छी टेक्निक यूज करें फिर सॉइल सैंपल निकालें वो फील्ड में से, ठीक है, सैंपलिंग ट्यूब्स यूज करें, स्टिल सॉइल सैंपल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। और जब सॉइल सैंपल डिस्टर्ब होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज होता है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम पंपिंग इन टेस्ट से ही या पंपिंग आउट टेस्ट से ही सॉइल की परमेबिलिटी निकालें। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं, पहले मैं आपको वही समझाऊंगा। तो ग्राउंड वाटर कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर पाया जाता है जमीन के अंदर लार्ज परवियस सॉइल डिपॉजिट्स में। ठीक है, अब वो परवियस सॉइल डिपॉजिट्स जो विच कंटेन्स लार्ज रिजर्वोयर्स ऑफ वाटर, उनको हम कहते हैं एक्विफर्स। ठीक है, मैंने कहा जमीन के नीचे वो लार्ज परवियस सॉइल डिपॉजिट्स, ठीक है, वो लार्ज परवियस सॉइल डिपॉजिट्स जिनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स प्रेजेंट है, जिनमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स प्रेजेंट है, उस सॉइल डिपॉजिट को हम कहते हैं एक्विफर। ठीक है, तो उन सॉइल डिपॉजिट से हम पानी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट है, ठीक है, एक सॉइल डिपॉजिट है जो इम्परवियस है, तो उस सॉइल डिपॉजिट को हम कहते हैं एक्विक्लूड। ठीक है, एक इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट अगर आपके पास है तो उस इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट को हम कहते हैं एक्विक्लूड। ठीक है, अब अगर आपके पास एक्विफर है कन्फाइंड बिटवीन टू एक्विक्लूड्स, मींस अगर आपके पास एक परवियस सॉइल डिपॉजिट है विच कंटेन्स रिजर्वोयर्स ऑफ वाटर, और ये सॉइल डिपॉजिट है बिटवीन टू इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट्स, इस सॉइल डिपॉजिट को हम कहते हैं कन्फाइंड एक्विफर। कन्फाइंड एक्विफर। ठीक है, मैंने कहा अगर आपके पास एक एक्विफर है बट इट इज बिटवीन द टू एक्विक्लूड्स, अगर आपके पास एक सॉइल डिपॉजिट है विच कंटेन्स लार्ज रिजर्वोयर्स ऑफ वाटर, बट ये कन्फाइंड है बिटवीन, नीचे से एक और इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट है, तो एक और सॉइल डिपॉजिट है, तो इस सॉइल डिपॉजिट को हम कहते हैं कन्फाइंड एक्विफर। अब अगर आपके पास एक सॉइल डिपॉजिट है विच कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, लेकिन उसके टॉप पे कोई इम्परवियस लेयर नहीं है। ठीक है, मैंने कहा अब अगर आपके पास एक एक्विफर है बट इट इज नॉट कन्फाइंड बिटवीन एक्विक्लूड्स, मींस आपके पास एक एक्विफर है और उसके टॉप पे एक्विक्लूड नहीं है, देन उस सॉइल डिपॉजिट को हम कहते हैं अनकन्फाइंड एक्विफर।
ठीक है। तो दैट मींस अनकन्फाइंड एक्वीफर एक एक्वीफर है जिसके टॉप पे कोई इम्परवियस सॉइल लेयर नहीं है, कोई इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट नहीं है। इन शॉर्ट अनकन्फाइंड एक्वीफर के टॉप पे कोई एक्विक्लूड नहीं है। अब पंपिंग आउट टेस्ट करने से पहले हम कुछ assumptions लेते हैं और इन assumptions को हम कहते हैं ड्यूबिट्स assumptions। अब पहले assumption क्या है, जो फ्लो जो है वो लैमिनर होगा और डार्सीज लॉ जो है एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली डार्सीज लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब फ्लो लैमिनर होगा। दूसरी assumption ये है कि सॉइल मास जो है जिसमें हम वेल डिग करते हैं वो होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक है। ठीक है, होमोजेनियस आपको पता है सेम कंपोजिशन, और आइसोट्रोपिक आपको पता है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है। तीसरी assumption ये है कि जो हम वेल डिग करते हैं फॉर पंपिंग आउट टेस्ट, वो वेल जो है पेनिट्रेट करता है एंटायर थिकनेस ऑफ एक्वीफर। ठीक है, ये एक और assumption है। इसी तरह नेक्स्ट assumption ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टेस्ट। नेक्स्ट assumption ये है जो फ्लो जो है वाटर का वेल में वो रेडियल है और हॉरिजॉन्टल है, मींस वेल में पानी आता है रेडियली और हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और लास्ट वाली assumption जो है वो ये है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टेस्ट। ठीक है, ये सारी assumptions आपने हाइड्रोलॉजी में पढ़ी होंगी। इसके अलावा एक्वीफर, एक्विक्लूड वगैरह, अनकन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर, ये सब चीजें भी आपने हाइड्रोलॉजी में पढ़ी होंगी। कोई मसला नहीं है, इसको समझ नहीं आएगा वो मुझे यहाँ पूछ सकता है। अब पंपिंग आउट टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम देखेंगे फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर आपको पता है वो एक्वीफर जिसके टॉप पे कोई एक्विक्लूड नहीं होता है, कोई इम्परवियस सॉइल डिपॉजिट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक अनकन्फाइंड एक्वीफर बनाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक वेल डिग किया है। ये वेल हम डिग करते हैं ताकि हम पानी बाहर निकालें फॉर पंपिंग आउट टेस्ट। ठीक है। इस वेल की जो रेडियस है वो RW है। ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ और वेल्स यहाँ पे डिग किए हैं, इनको हम कहते हैं टेस्ट वेल्स। ये हम इनसे हम देखते हैं कि वाटर लेवल कहाँ पे है। ठीक है। तो इनिशियल वाटर लेवल जो है वो ये है इनिशियल वाटर लेवल। तो इनिशियल वाटर लेवल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D, कैपिटल D फ्रॉम द बॉटम। ठीक है। अब इसके अलावा इसकी जो ये टेस्ट वेल्स है ये है एट अ डिस्टेंस R1, R2 और R फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द वेल। अब ये इनिशियल वाटर लेवल जो कि हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम कहते हैं स्टैटिक वाटर लेवल भी कहते हैं। ठीक है। अब जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस वेल से पानी पंप आउट करते हैं एट सम रेट। तो जो ही आपने पंप आउट किया पानी इस वेल से तो वाटर लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इस वेल में से। बट एट द सेम टाइम इस वेल में साइड से पानी आता है रेडियली, इस वेल के साइड से पानी इंसर्ट होता है इस वेल में। लेकिन ये दोनों रेट्स डिफरेंट होती है। पंपिंग रेट एक होती है और किस रेट से पानी इस वेल में आता है वो डिफरेंट होती है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड स्टडी कंडीशंस मेंटेन होती है। स्टडी कंडीशंस मेंटेन जब होती है तब जिस रेट से हम पानी पंप आउट कर रहे हैं बाहर, उसी रेट से इस वेल में पानी इंसर्ट हो रहा है साइड से। फिर उस जिसकी वजह से फिर इस वेल में वाटर लेवल जो है अब कांस्टेंट रहती है, अब डिक्रीज नहीं हो रही है। मींस जितना पानी हम पंप आउट कर रहे हैं उतना ही पानी इस वेल में वापस इंसर्ट हो रहा है साइड से। तो इसीलिए फिर वाटर लेवल इसमें क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो इनिशियल वाटर लेवल जो कि स्ट्रेट थी अब एक इन्वर्टेड कोन फॉर्म में होती है। इनिशियल वाटर लेवल पहले स्ट्रेट थी लेकिन अब स्ट्रेट नहीं है, अब एक इन्वर्टेड कोन फॉर्म में है। ठीक है। तो इस कोन को हम कहते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। इनिशियली वाटर टेबल ये था, अब वाटर टेबल की जो है शेप चेंज हो गई है, इन्वर्टेड कोन जैसी है, तो इसको हम कहते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन। और इस वाटर लेवल को हम कहते हैं पंपिंग वाटर लेवल भी। ठीक है। पंपिंग वाटर लेवल भी हम कहते हैं इस वाटर लेवल को। ठीक है। अब इस वेल के बाहर वाटर लेवल क्या है वो आपको साइड्स में टेस्ट वेल्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल इस टेस्ट वेल में वाटर लेवल है एट अ डेप्थ Z1 फ्रॉम बॉटम। इसी तरह इस टेस्ट वेल में वाटर लेवल है एट अ डेप्थ Z2 फ्रॉम बॉटम। ठीक है। अब वाटर लेवल कितनी डिक्रीज हुई है फ्रॉम इनिशियल वाटर लेवल। अगर हम देखेंगे इनिशियल वाटर लेवल ये है, अब वाटर लेवल ये है,
तो वाटर लेवल कितनी डिक्रीज हुई है फ्रॉम द टॉप, उसको हम कहते हैं ड्रॉ डाउन। ठीक है, ड्रॉ डाउन उसको हम कहते हैं। और अगर हम देखेंगे ड्रॉ डाउन, यहां पे ये स्मॉल टी हमें यहां पे बताएगा ड्रॉ डाउन कितना है। अब हम यहां पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर करेंगे, ये जो है हाइट एट हाइट z और जिसकी रेडियल डिस्टेंस है r फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द मेन वेल। ठीक है, मैंने कहा हम कंसीडर करेंगे एक सिलेंड्रिकल सरफेस या एक वेल जिसकी हाइट है, क्योंकि पानी की हाइट यहाँ पे z है, तो हम कंसीडर करेंगे इस सिलेंड्रिकल सरफेस की हाइट z है और ये है एट ए रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द मेन वेल। ठीक है, तो इसमें जो फ्लो आएगा, इसमें जो पानी का फ्लो आएगा वो किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ Q होगा बराबर V इंटू A, फिर वो डिस्चार्ज होगा बराबर K इंटू I इंटू A। ठीक है, अब चूंकि पानी इस वेल में रेडियली आ रहा है तो एरिया सरफेस एरिया होगा इसका सरफेस एरिया, तो Q आएगा बराबर K इंटू I इंटू सरफेस एरिया इस वेल का कितना आएगा 2 पाई आर जेड। ठीक है, अब I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता है वो होता है बराबर लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे वाटर लेवल कितना है z है, तो हाइड्रोलिक हेड भी वहां पे लगभग z होगा। तो अगर हम देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना आएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा यहाँ पे बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोलिक हेड dz by dr। हॉरिजॉन्टली कितना हेड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो Q किसके बराबर आएगा, फिर Q आएगा बराबर K इंटू dz by dr मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर जेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dr बाई r पे यहां ले आएंगे इज इक्वल टू, अंदर क्या बचा K dz इंटू 2 पाई z डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो r के लिमिट्स क्या है फ्रॉम r1 टू r2। ठीक है, इसी तरह z के लिमिट्स क्या है फ्रॉम z1 टू z2। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लॉग आएगा log टू द बेस e r2 by r1 इज इक्वल टू, यहां पे कुछ कांस्टेंट्स है वो पहले बाहर आएंगे सच एज 2 पाई। ठीक है, k वो नीचे q आएगा बाहर इंटू, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा z dz की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो आएगी z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे k का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी Q इंटू log टू द बेस e r2 by r1। ठीक है, फिर नीचे आएगा Q डिवाइडेड बाई पाई इंटू z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिला हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फ्रॉम द पंपिंग आउट टेस्ट। अगर इस log e को आप कन्वर्ट करना चाहते हो log 10 में, तो आपको पता है आपको मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, तो k का वैल्यू आएगा 2.303 Q डिवाइडेड बाय पाई इंटू z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इट इज z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर, z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर इन मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस 10 इंटू r2 by r1। तो ये हमें मिला कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू फ्रॉम द पंपिंग आउट टेस्ट। तो इस कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इस कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर हमें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस पता हो। अब ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस सिंपली होता है किस डिस्टेंस तक वेल की इन्फ्लुएंस है, किस डिस्टेंस तक वेल की इन्फ्लुएंस है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे वेल है तो हम देखेंगे ये कोन ऑफ डिप्रेशन कहां से बनता है। ठीक है, मान लो यहां से कोन ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट हो रहा है बनना, तो यहां से लेके जो डिस्टेंस होगी सेंटर लाइन तक, ये होगी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, मैंने कहा कहां तक, सेंटर लाइन से किस डिस्टेंस तक वेल की इन्फ्लुएंस है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर हम यहां पे देखेंगे ये सिंपली आएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द वेल कहां तक, जहां से ये कोन ऑफ डिप्रेशन बनना स्टार्ट होता है, वो आएगा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एक साइंटिस्ट थे सिचार्ड, ठीक है, सिचार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू, ठीक है, 3000 d इंटू रूट के। उन्होंने एक इक्वेशन दी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू 3000 d इंटू रूट के। आर जो यहां पे है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, डी इज द ड्रॉ डाउन ये वाला, और के इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो एक और साइंटिस्ट थे कोजनी, उन्होंने इक्वेशन दी एज कोजनी, ठीक है, उन्होंने रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की इक्वेशन दी एज r इज इक्वल टू 12t/n मल्टीप्लाइड बाय q/k/pi रेज पावर 1/2 होल रेज पावर 1/2। ये कोजनी ने इक्वेशन दी परमेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, t व्हाट इज स्मॉल t? स्मॉल t इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर टू मेंटेन द स्टडी कंडीशंस। स्टडी कंडीशंस मेंटेन होने तक कितना टाइम लगता है, वो ये स्मॉल t है। n व्हाट इज n? n इज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, q इज द डिस्चार्ज, k इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और बाकी pi वो तो पता ही है। अब इस इक्वेशन जो मेन इक्वेशन हमें है इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे। अब ड्यूपिट्स थ्योरी में ये टेस्ट वेल्स या जिनको हम ऑब्जर्वेशन वेल्स भी कहते हैं ये यूज नहीं किए गए हैं। ड्यूपिट्स थ्योरी में जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाला है वो निकाला है होली ऑन दिस वेल। तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज k इज इक्वल टू 2.303 q डिवाइडेड बाई पाई इंटू यहां पे है z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। अब z2 की जगह हम लिखेंगे d स्क्वायर माइनस, अब z1 हो गया, ये z1 की जगह हम लिखेंगे h, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई log टू द बेस 10 इंटू, अब R2 ये वाली है तो इसकी जगह हम लिखेंगे रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस R डिवाइडेड बाई, ठीक है, R1। अब R1 कौन सा है, ये वाला है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे RW। तो ये एक और ये एज एक ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ये एक अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, ठीक है, जिससे हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल सकते हैं। ड्यूपिट्स थ्योरी में एक्चुअली यही यूज की गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज ख्याल रखना, तो ड्यूपिट्स एक एजम्पशन में मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, बट एट द वेल्स के पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो स्टीप होता है, मींस कांस्टेंट नहीं रहता है। अब हम देखेंगे पंपिंग आउट टेस्ट फ्रॉम एन कन्फाइन्ड एक्वीफर। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, एक बोर्ड पे डायग्राम बनाई है मैंने कन्फाइन्ड एक्वीफर की। तो ये है कन्फाइन्ड एक्वीफर, जिसके बॉटम पे भी एक एक्विक्लूड है और एक टॉप पे भी एक एक्विक्लूड है, मींस इस कन्फाइन्ड एक्वीफर के बॉटम पे भी एक इम्परवियस लेयर है और टॉप पे भी एक इम्परवियस लेयर है। तो यहाँ ये हमने मेन वेल डिग किया है जहां से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वेशन वेल्स भी हमने यहाँ पे डिग किए हैं या टेस्ट वेल्स भी हमने डिग किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने टेस्ट वेल्स को डिग किए हैं टू नो द पीजोमेट्रिक सरफेस, टू नो द पीजोमेट्रिक लेवल।
ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पीजोमेट्रिक सरफेस, क्योंकि वाटर तो यहीं पे होगा इनिशियली, तो अगर हम देखेंगे पीजोमेट्रिक हेड कितना होगा, पीजोमेट्रिक हेड इनिशियली यहाँ पे होगा, ठीक है। इनिशियल पीजोमेट्रिक सरफेस अगर हम देखेंगे वो ये होगी, पीजोमेट्रिक सरफेस इनिशियली ये, ठीक है। मींस अगर आप इनिशियली पीजोमीटर्स इंसर्ट करोगे तो पीजोमीटर्स की वाटर लेवल यहां तक आएगी, तो इनिशियल पीजोमेट्रिक लेवल ये होगी। अब जब आप यहां से पानी पंप आउट करोगे, स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी पीजोमेट्रिक सरफेस लेवल डिक्रीज होगी, यहाँ पे वाटर लेवल डिक्रीज होगी, ठीक है। वाटर लेवल जब डिक्रीज होगी तो यहाँ से साइड्स में आएगा इसमें पानी, तो फिर विद टाइम क्या होता है, स्टडी कंडीशंस मेंटेन होती है। जब स्टडी कंडीशंस मेंटेन होती है तो जिस रेट से आप पानी बाहर निकाल रहे हो उसी रेट से क्या होता है, पानी आता है कन्फाइंड एक्वीफर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कन्फाइंड एक्वीफर की थिकनेस जो है वो b है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, डिस्चार्ज इन ए सिलेंड्रिकल सरफेस, मान लो ये वाला सिलेंड्रिकल सरफेस जिसकी हाइट z है, ठीक है, और है एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द मेन वेल। अब इसमें डिस्चार्ज कितना आएगा, डिस्चार्ज इन दिस सिलेंड्रिकल सरफेस या इन दिस टेस्ट वेल वो q आएगा बराबर किसके बराबर आएगा, v इंटू a, q आएगा बराबर k इंटू i इंटू a। अब चूंकि पानी रेडियली आता है तो सरफेस एरिया आएगा यहाँ पे एरिया, तो Q आएगा बराबर K इंटू, अब I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको पता है वो होता है बराबर dz/dr, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है इस वेल से, इंटू I, अब इंटू A, अब A आपको पता है वो सरफेस एरिया आता है इस वेल का, लेकिन यहाँ पे आएगा 2πb। 2πb क्यों आएगा, क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर यहीं तक है, ठीक है, तो यहीं से ही पानी आएगा इसमें, इसके ऊपर नहीं आएगा पानी, इतने पोर्शन में ही इसको पानी आएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2πb आएगा, 2πrb सॉरी, ठीक है। अब इसको अलग कर दो तो यहाँ पे आएगा dr/r इज इक्वल टू b, यहां पे आएगा 2πb k इंटू dz, ठीक है। अब फिर से इस इक्वेशन को कर लो, इंटीग्रेट कर लो विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो आएगा यहाँ पे फ्रॉम r1 टू r2, तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा, z का लिमिट कहां से है, z1 टू z2 फ्रॉम 1 टू 2, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन आएगी log टू द बेस e r2/r1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 2πbk, ठीक है, इंटू dz की इंटीग्रेशन कितनी आएगी, z ही आएगी, तो आएगा z2 माइनस z1, ठीक है। तो यहाँ पे q है, डिवाइड बाय q बोलना मत, क्योंकि ये वाला q नीचे आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा q, ये वाला q, ठीक है। तो यहाँ से जब हम k का वैल्यू निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू हमें आएगा q डिवाइडेड बाय 2πb, q डिवाइडेड बाय क्या आएगा बराबर इंटू z2 माइनस z1 इंटू लॉग, ठीक है, r2/r1। और अगर आप log टू द बेस 10 में लाना चाहते हो तो k का वैल्यू आएगा 2.303 q log टू द बेस 10 r2/r1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2πb इंटू z2 माइनस z1। तो ये हमें मिली इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की इन ए कन्फाइंड एक्वीफर। इसी तरह जब आपको रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस पता हो, ठीक है, तब आपको पता है
हम एम्पिरिकल अप्रोक्सीमेट इक्वेशन लिख सकते हैं एज k इज इक्वल टू 2.303 क्यूब log टू द बेस 10 इंटू R2 की जगह R रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस डिवाइडेड R1 की जगह रेडियस ऑफ मेन वेल डिवाइडेड बाय 2 पाई b। अब Z2 की जगह हम लिखेंगे d माइनस Z1 की जगह आएगा h। ठीक है, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं जब हमें रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस पता हो, लेकिन आपको पता है ये इक्वेशन जो है ये अप्रोक्सीमेट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंपिंग इन टेस्ट्स। ठीक है, पंपिंग आउट टेस्ट में आपने देखा कि हम पानी को पुल आउट करते हैं फ्रॉम वेल। पंपिंग इन टेस्ट्स में हम क्या करते हैं, पानी को पुश इन करते हैं इनटू द वेल्स, इनटू द होल्स। ठीक है, पंपिंग इन टेस्ट्स काफी इकोनॉमिक है फ्रॉम द पंपिंग आउट टेस्ट्स, बट ये उतने रिलायबल नहीं है। जो पंपिंग आउट टेस्ट्स है वो काफी रिलायबल है देन पंपिंग इन टेस्ट्स। ठीक है, पंपिंग इन टेस्ट जो है हमें बताते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द इंडिविजुअल स्ट्रेटा। किसी पर्टिकुलर लेयर की हमें बताते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, जबकि पंपिंग आउट टेस्ट जो है वो हमें बताते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर द होल सॉइल मास। पंपिंग इन टेस्ट से हमें पता चलता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सॉइल स्ट्रेटा, और वही सॉइल स्ट्रेटा जहां तक हमने होल्ड किया है, तो जो नीचे सॉइल स्ट्रेटा होगा उसी का हमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पता चलता है पंपिंग इन टेस्ट से। बट पंपिंग आउट टेस्ट से जो है पूरे सॉइल मास का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमें पता चलता है। अब पंपिंग इन टेस्ट जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंड टेस्ट और दूसरे होते हैं पैकर टेस्ट्स। अब ओपन एंड टेस्ट्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बोरहोल करते हैं। बोरहोल कितना करते हैं, जिस स्ट्रेटा का हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी उस स्ट्रेटा तक बोरहोल करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमें यहाँ पे इस लेयर का निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, इस स्ट्रेटा का हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इस स्ट्रेटा का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बोरहोल करते हैं इस स्ट्रेटा तक हम पूरा एक बोरहोल करते हैं। उसके बाद उसको क्लीन वगैरह करते हैं, उसके बाद एक पाइप केसिंग डालते हैं। ठीक है, एक पाइप केसिंग हम डालते हैं, लेकिन पाइप केसिंग पूरी नहीं डालते हैं हम। कितनी डालते हैं, मान लो इस पाइप केसिंग की रेडियस जो है वो r है, तो इस पाइप केसिंग का डायमीटर 2r आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमें पाइप केसिंग ऐसे डालनी है ताकि जो बॉटम उस लेयर से टॉप तक, उस लेयर से पाइप केसिंग के बॉटम तक जो डिस्टेंस रहे वो 10r है। ठीक है, हमें मतलब पाइप केसिंग ऐसे डालनी है बोरहोल में कि जो बॉटम ऑफ द पाइप केसिंग है और जो स्ट्रेटा है, जो बॉटम ऑफ द पाइप केसिंग है और वो स्ट्रेटा है, उन दो के बीच जो डिस्टेंस है वो 10r होनी चाहिए। सिमिलरली ठीक है, वो ये इतना काफी है। ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पाइप केसिंग टू द स्ट्रेटा, जिस स्ट्रेटा का हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये डिस्टेंस 10r होनी चाहिए। ऐसे हमें डालनी है पाइप केसिंग इस बोरहोल में। इसके बाद हम यहाँ पे इस पाइप केसिंग को टॉप पे कनेक्ट करते हैं टू द कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई। ठीक है, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे वाटर टेबल है, ये देख लो, अगर यहाँ पे वाटर टेबल है तो ग्राउंड सरफेस से लेके वाटर टेबल तक हम डिस्टेंस कैपिटल H लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वो कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई ऐड करते हैं, लेकिन हम वाटर सप्लाई इसको ऐड करते हैं मीटर्ड तरीके से। मींस हमें वाटर की वेलोसिटी और डिस्चार्ज पता होती है कि हम कितना डिस्चार्ज दे रहे हैं इस पंप से। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ज्यादा पानी आएगा, विद आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, एंड विद टाइम यहाँ पे स्टडी कंडीशंस मेंटेन होंगे। ठीक है, फिर कांस्टेंट रेट से पानी यहाँ पे इंसर्ट होगा इस बोरहोल में। जब स्टडी कंडीशंस मेंटेन होंगी तब जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का है वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं एज K इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 5.5
RH, ठीक है। Q जो है वो है कंटिन्यूस डिस्चार्ज आफ्टर स्टडी कंडीशंस, वो मैंने आपको कहा हमें पता होगी, क्यों? क्योंकि हम मीटर्ड तरीके से वाटर को इसमें डालते हैं, ठीक है। उसके बाद R इज द रेडियस ऑफ द बोर होल या रेडियस ऑफ द केसिंग, और व्हाट इज H इज द डिफरेंस बिटवीन ये यहाँ पे ये वाली हाइट है H, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ओपन एंड टेस्ट करते हैं। अब दूसरे इसमें आते हैं पैकर टेस्ट। पहले पैकर क्या होता है? पैकर सिंपली एक रबर स्लीव होता है, सिलिंड्रिकल रबर स्लीव होता है जो यूज किया जाता है टू प्लग ए बोर होल को बंद करने के लिए, या ए सेक्शन ऑफ बोर होल, किसी बोर होल के किसी सेक्शन को बंद करने के लिए यूज किया जाता है एक रबर स्लीव, जिसको हम पैकर कहते हैं। पैकर टेस्ट यूजुअली यूज किया जाता है इन टेस्टिंग इन रॉक्स, लेकिन ओकेजनली हम यूज कर सकते हैं पैकर को सॉइल में भी। कब? जब एक बोर होल केसिंग के बगैर विथस्टैंड हो सकता है, कर सकता है, ठीक है। अगर एक बोर होल के केस्टिंग या कैस्टिंग के बगैर विथस्टैंड कर सकता है, तब हम उसमें पैकर यूज कर सकते हैं। अब पैकर टेस्ट में पहला टेस्ट आता है सिंगल पैकर टेस्ट, ठीक है। अगर एक बोर होल केसिंग के बगैर विथस्टैंड नहीं कर सकता है, तब हम एक सिंगल पैकर यूज करते हैं। अब सिंगल पैकर टेस्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बोर होल करते हैं, ठीक है, उस लेयर तक जिस लेयर का हमें निकालना हो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एक पैकर इंसर्ट करते हैं उस बोर होल में, ठीक है, और एक पाइप इंसर्ट करते हैं उस बोर होल में, ठीक है। तो मान लो वाटर टेबल यहाँ पे है और यहाँ से हम वाटर इंसर्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन टू वाटर लेवल्स जो है वो कैपिटल H है, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यूस वाटर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, लेकिन मीटर्ड वाटर सप्लाई मींस हमें पता होता है कि हम कितना वाटर यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इनिशियली तो वाटर ज्यादा होगा, फिर कम होगा, तो विद टाइम वहां पे स्टडी कंडीशंस मेंटेन होंगी, ठीक है। वाटर फ्लो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा जब स्टडी कंडीशंस मेंटेन होंगी, ठीक है। तो जब स्टडी कंडीशंस मेंटेन होंगी, तब हम ये दो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, और इन दो इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन सिंगल पैकर टेस्ट। तो पहली इक्वेशन है K = Q / 2 pi LH × log E × L/R। ये तब हम यूज करेंगे जब L जो है ग्रेटर देन 10R है। L कौन सी डिस्टेंस है? L है डिस्टेंस फ्रॉम पैकर टू द लेयर, जिस लेयर की हमें निकालनी है परमेबिलिटी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है K = Q / 2 pi LH sin इनवर्स L/2R। और ये कब हमें यूज करनी है, जब ये L लेंथ जो है ये बिटवीन है R एंड 10R, ठीक है। ये L जो है बिटवीन है R एंड 10R। R क्या है? R है रेडियस ऑफ द बोर होल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ख्याल रखना है, जो ये पाइप यहाँ पे है, पैकर के नीचे जो है पाइप है, इसका बॉटम जो है प्लग्ड होता है, इसके साइड से परफोरेशंस होती है। तो जब हम वाटर सप्लाई इंसर्ट करते हैं तो वाटर जो है साइड से निकलता है, न कि बॉटम से, ठीक है। इसी तरह अगर हम केसिंग पाइप यूज करते हैं तो केसिंग पाइप के जो बॉटम होगा वो हम प्लग करते हैं, और केसिंग पाइप के बॉटम पे साइड से परफोरेशंस होती है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे तो हमने केसिंग यूज नहीं किया है। अगर हम केसिंग यूज करेंगे तो केसिंग का जो बॉटम जो होता है वो प्लग्ड होता है और साइड से परफोरेशंस होती है, ठीक है। तो ये था सिंगल पैकर टेस्ट। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है परमेबिलिटी थ्रू स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर साल इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक क्या है, अब अगर आपके पास एक सॉइल डिपॉजिट है जिसपे बहुत सारी स्ट्रैटिफिकेशंस है, ठीक है, मींस आपके पास एक सॉइल डिपॉजिट है जिससे बहुत सारे सॉइल लेयर्स है, जिसमें हर किसी लेयर का अपना अपना कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। तो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सॉइल मास का हम क्या लेते हैं, तो टोटल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होल सॉइल मास का फिर हम लेते हैं एवरेज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ दीज लेयर्स, ठीक है। लेकिन देखा गया है जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है
पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वो अलग है, और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस वो भी अलग है। तो इसीलिए हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी when the flow is parallel to the planes of stratification, उसके बाद हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी when the flow is perpendicular to the planes of stratification। अब हम पहला केस कंसीडर करेंगे when the flow is parallel to the planes of stratification। ठीक है, फ्लो जो है पैरेलल है टू द प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम कंसीडर करेंगे एक सॉइल डिपॉजिट जिसमें दो लेयर्स है। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया एक सॉइल डिपॉजिट जिसमें दो लेयर्स है, लेयर 1 एंड लेयर 2। ठीक है, लेयर 1 की थिकनेस h1 है, लेयर 2 की थिकनेस h2 है। ठीक है, लेयर 1 का अपना कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है KH1 है, लेयर 1 का अपना कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी KH1 है, और इस लेयर का अपना कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी KH2 है। ठीक है, तो टोटल जो एवरेज में हम कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो हम लेंगे KH। इसके अलावा जो इस सॉइल सैंपल की लेंथ जो है वो L है। ठीक है, अब फ्लो कहां से आ रहा है? फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आ रहा है। अब यहां से डिस्चार्ज Q आ रहा है, तो यहां पे डिस्चार्ज ब्रेक होगा, इस लेयर के थ्रू पास होगा डिस्चार्ज Q1, और इस लेयर के थ्रू डिस्चार्ज पास होगा Q2। तो टोटल फिर बाहर वापस निकलेगा Q1 प्लस Q2 जो होगा बराबर Q के। ठीक है, यहां पे आपको दो चीजों का ख्याल रखना है इस केस में। पहला केस कि डिस्चार्ज जब यहां से आ रहा है तो वो ब्रेक होगा। ठीक है, यहां से आधा डिस्चार्ज जाएगा लेयर 1 से, और लेयर 2 से आधा डिस्चार्ज जाएगा। अब दूसरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, हेड लॉस कितना हो रहा है? अगर हम देखेंगे हेड लॉस जो हो रहा है यहाँ पे इस लेयर में H, तो जितना हेड लॉस इस लेयर में हो रहा है उतना ही हेड लॉस लेयर 2 में भी हो रहा है। तो मींस हेड लॉस जो है दोनों लेयर्स का सेम है। जब लेयर 1 के थ्रू पानी पास हो रहा है तो हेड लॉस H है, उतना ही हेड लॉस जो है पास होगा जब वाटर पास होगा थ्रू लेयर 2। तो दैट मींस जब हेड लॉस दोनों लेयर्स का सेम है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी दोनों लेयर्स का सेम होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो चेंज नहीं होगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो Q, अभी मैंने आपको कहा जो Q डिस्चार्ज आ रहा है यहां से वो किसके बराबर वो होगा बराबर Q1 प्लस Q2 फ्रॉम द डार्सीज लॉ। आपको पता है डार्सी क्या कहता है? डार्सी कहता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। ठीक है, तो अब वेलोसिटी होता है बराबर K इंटू I, और एरिया तो होता है बराबर वही जो होगा वहां पे। तो हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल डिस्चार्ज, इसको हम लिख सकते हैं KH मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा यहाँ पे बराबर H1 प्लस H2 मल्टीप्लाइड बाय L, पूरे इसका पूरा एरिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अब Q1 को हम इस केस में लिख सकते हैं एज KH1, वो तो इसका अपना होगा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इनटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मैंने आपको कहा सेम होगा, मल्टीप्लाइड बाय अब A, इसका एरिया कितना आएगा? वो आएगा L इंटू H1 प्लस सिमिलरली इस Q2 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहां पे आएगा KH2 मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय, अब एरिया कितना आएगा सेकंड लेयर का? वो आएगा L इंटू H2। ठीक है, अगर हम देखेंगे L थ्रू आउट कैंसिल होगा, सिमिलरली I भी थ्रू आउट कैंसिल होगा। तो यहां पे हमें मिला KH इंटू H1 प्लस H2 इज इक्वल टू KH1 इंटू H1 प्लस KH2 इंटू H2। तो यहाँ पे KH जो ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा वो होगा बराबर KH1 H1 प्लस KH2 इंटू H2 डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे वो आएगा H1 प्लस H2। तो ये होगा आपका ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जब फ्लो जो होगा पैरेलल होगा टू द प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन।
अब यहाँ पे हमारे पास 2 ही लेयर्स है, तो इसलिए ये फॉर्मूला आएगी। अब अगर हमारे पास n लेयर्स होंगे, देन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या आएगा? वो आएगा KH इज इक्वल टू KH1 प्लस डैश 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 HN डिवाइडेड बाय H1 प्लस डैश 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 HN। तो ये था कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जब हमारे पास n नंबर ऑफ लेयर्स हो सॉइल डिपॉजिट में। अब हम दूसरा केस लेंगे जब फ्लो जो है परपेंडिकुलर होगा द प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सॉइल डिपॉजिट लिया जिसके 2 लेयर्स हैं, लेयर 1 जिसकी थिकनेस H1 है और लेयर 2 जिसकी थिकनेस H2 है। तो ओवरऑल जो थिकनेस सॉइल लेयर की है वो H है, सॉइल डिपॉजिट की ओवरऑल थिकनेस जो है वो H है। तो ये H सिंपली आएगी बराबर H1 प्लस H2। ठीक है, इस लेयर का इंडिविजुअली जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा वो हमने रखा है Kv1 और इस लेयर का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमने रखा है Kv2 और जो ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा ओवरऑल एवरेज में सॉइल डिपॉजिट का वो हमने रखा Kv। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 पीजोमीटर्स हैं। ये क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा। और डिस्चार्ज जो है यहां से आ रहा है और यहां से जा रहा है। अब इस केस में आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है। पहला चीज ये है कि जो टोटल डिस्चार्ज आ रहा है बाहर से वही लेयर 1 के थ्रू भी पास होगा, वही लेयर 2 के थ्रू भी पास होगा। तो दैट मींस यहाँ पे डिस्चार्ज जो है बाइफरकेट नहीं होगा, डिस्चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा दोनों लेयर के थ्रू। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे ये है चूंकि हेड लॉस डिफरेंट है। ठीक है, जब वाटर पास हो रहा है दोनों लेयर्स में तो हेड लॉस डिफरेंट है, तो दैट मींस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दोनों लेयर्स का डिफरेंट होगा। तो फिर दैट मींस ओवरऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे जब वाटर पास हो रहा है थ्रू लेयर 1 तो हेड लॉस H1 आ रहा है। ठीक है, जब वाटर पास हो रहा है फ्रॉम दिस लेयर, अब लेयर 2 में जब वाटर पास हो रहा है तो हेड लॉस कितना हो रहा है? H2 हो रहा है। ठीक है, तो फिर अगर हम देखेंगे ओवरऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ओवरऑल हेड लॉस कितना हो रहा है, तो ओवरऑल हेड लॉस जब वाटर यहां से लेके यहां से जाता है तो ओवरऑल हेड लॉस जो है वो क्या स्मॉल h आता है। ठीक है, जब वाटर पास होता है तो ट्रेवल करता है थ्रू लेयर 1 तो हेड लॉस H1 आ रहा है, जब वाटर ट्रेवल करता है थ्रू लेयर 2 तो हेड लॉस H2 आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हेड लॉस जो है वो अगर हम देखेंगे वो स्मॉल h आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हर किसी लेयर का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, और जो ओवरऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब जो टोटल डिस्चार्ज आ रहा है बाहर से Q वो होगा बराबर Q1 kV, वो होगा बराबर Q2 kV। मैंने आपको अभी कहा सेम डिस्चार्ज रहेगा। अब डार्सीज लॉ आपको पता है, डार्सीज लॉ कहता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया। ठीक है, Q इज इक्वल, अब वेलोसिटी आपको पता है वो है K इंटू I इंटू A। ये अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। अब Q है टोटल डिस्चार्ज, तो उसको हम लिख सकते हैं KV मल्टीप्लाइड बाई IV। ठीक है, मल्टीप्लाइड हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाई A। व्हाट इज A? A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि सेम रहेगा दोनों लेयर्स में। ठीक है, हो गया ये। अब इज इक्वल टू Q1। अब Q1 की जगह जब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो आएगा KV1 मल्टीप्लाइड बाई IV1, क्योंकि अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो सेम रहेगा तीनों का, मैंने अभी कहा। इसी तरह अब ये वाला डिस्चार्ज Q2 ये वाला डिस्चार्ज ये भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे? तो ये आएगा इसका अपना कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी KV2 मल्टीप्लाइड बाय इसका अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट IV2 मल्टीप्लाइड बाय A। क्रॉस सेक्शन एरिया तो तीनों का सेम है, मैंने आपको अभी कहा क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि लेंथ जो है वो L है। तो A थ्रू आउट कैंसिल होगा, एरिया थ्रू आउट कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा KV मल्टीप्लाइड बाय IV is equal to KV1 multiplied by IV1 is equal to
KV2 मल्टीप्लाइड बाय IV2। ठीक है, तो पहले हम ये तो कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें यहाँ पे जब हम ये दो इक्वेशंस कंसिडर करेंगे तो हमें IV1 का वैल्यू मिलेगा। IV1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, KV डिवाइडेड बाय KV1 मल्टीप्लाइड बाय IV आएगा इसी के बराबर। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कंसिडर करेंगे अब, तो हमें यहाँ पे IV2 का वैल्यू मिलेगा। IV2 इज इक्वल टू KV डिवाइडेड बाय KV2 मल्टीप्लाइड बाय IV। ठीक है, अब टोटल हेड लॉस आपको पता है, ओवरऑल हेड लॉस कितना हो रहा है, H स्मॉल h, वो किसके बराबर है, वो है बराबर सिंपली H1 प्लस H2, तो वो आएगा ओवरऑल हेड लॉस आएगा बराबर H1 प्लस H2। ठीक है, अब यहां पे देख लो, आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। अगर हम इस सॉइल डिपॉजिट का ओवरऑल लॉस ऑफ हेड देखेंगे, पूरे सॉइल डिपॉजिट का वो H है, और लेंथ पर यूनिट लेंथ। अब वाटर कैसे ट्रेवल कर रहा है, वाटर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो लेंथ क्या आएगी, यहाँ पे लेंथ आएगी कैपिटल H, क्योंकि वाटर ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है, डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर रहा है, तो लेंथ आएगी कैपिटल H। तो यहाँ पे तो स्मॉल h किसके बराबर आएगा, टोटल हेड लॉस आएगा बराबर I इंटू H। ठीक है, चूंकि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है ये वर्टिकल है, तो हम रखेंगे IV यहाँ पे, वर्टिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम H का वैल्यू जो ये निकला, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आएगा, स्मॉल h की जगह आएगा IV इंटू H कैपिटल H इज इक्वल टू, अब H1 क्या है, H1 है हेड लॉस जब वाटर ट्रेवल करता है लेयर 1 से, तो उसको हम लिख सकते हैं IV1 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन दैट लेयर मल्टीप्लाइड बाय इट्स थिकनेस H1। क्यों, क्योंकि इस लेयर में H1, इस लेयर वाटर ऐसे पास हो रहा है, डाउनवर्ड्स पास हो रहा है, और लेंथ आएगी फिर H1, वही मैंने लिखा यहाँ पे H1। इसी तरह प्लस अब H2 क्या है, हेड लॉस है जब वाटर ट्रेवल करता है दूसरे लेयर में, तो इसको हम लिख सकते हैं IV2 मल्टीप्लाइड बाय H2। अब H2 क्यों, क्योंकि वाटर ट्रेवल करता है थ्रू लेंथ H2। ठीक है, अब यहां पे हम यूज करेंगे जो हमने यहां पे IV1 और IV2 का वैल्यू निकाला है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दो को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, जो हमने यहाँ पे IV1 और IV2 का वैल्यू निकाला, इन दो को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, IV इंटू H इज इक्वल टू IV1 की जगह आएगा KV डिवाइडेड बाई KV1 मल्टीप्लाइड बाई IV, और यहाँ पे अपना है H1, प्लस IV2 की जगह क्या आएगा, KV डिवाइडेड बाई KV2 मल्टीप्लाइड बाई IV मल्टीप्लाइड बाई H2। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो सबको। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे IV थ्रू आउट कैंसिल होगा, ओवरऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वो थ्रू आउट कैंसिल होगा, तो यहां पे हमें मिलेगा H इज इक्वल टू KV डिवाइडेड बाई KV1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई H1 प्लस KV डिवाइडेड बाई KV2 मल्टीप्लाइड बाई H2। ठीक है, अब ये H टोटल H ये किसके बराबर है, आपको पता है ये H है बराबर H1 प्लस H2, तो इसको हम लिखेंगे H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम KV को बाहर निकालेंगे, तो यह आएगा KV मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ रहेगा H1 बाई KV1 प्लस H2 बाई KV2। ठीक है, तो KV को जब हम अब इस टर्म को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो KV का वैल्यू हमें मिलेगा H1 प्लस H2
डिवाइडेड बाई H1 बाई KV1 प्लस H2 बाई KV2। ये हमें मिला ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कब? स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट का, जब फ्लो जो होगा परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, ये हमें मिला वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का। तो यहाँ पे हमने दो ही लेयर कंसीडर किए। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लेयर्स हो तब Kv का वैल्यू जो आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा H1 प्लस H2 प्लस डैश 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 Hn डिवाइडेड बाई, ठीक है, H1 बाई KV1 प्लस H2 बाई KV2 प्लस डैश 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 Hn बाई KVn। तो ये हमें मिलेगा तब वैल्यू कब? जब n नंबर ऑफ लेयर्स हो इन ए स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, तो इवान एक साइंटिस्ट थे, इवान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1962 में प्रूव किया फॉर ए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, उन्होंने कहा फॉर ए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट जो KH है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो हमेशा ज्यादा होता है KV से। व्हाट इज KV? कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स मैंने स्किप किए जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो पढ़ाऊंगा आगे। पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल पहली प्रायोरिटी मेरी अब है आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि आप लोगों के एक्सटर्नल एग्जाम्स आने वाले हैं। इसी तरह पहले मैं न्यूमेरिकल्स अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट करूंगा, फिर मैं अलग से हर एक चैप्टर की न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।